Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 11 of chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. Up to the last session, मेंडल ने दिए हुए दोनों एक्सपेरिमेंट कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. आज के सेशन के अंदर एक थियोरेटिकल पार्ट है जिसका नाम है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस. कि इनहेरिटेंस में एक्चुअली जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं कि नहीं होते हैं, उससे रिलेटेड डिस्कशन करना है. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मेंडल ने अपना जो काम है ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, वी नो दैट 1865 में पब्लिश किया था. क्योंकि इससे पहले 7 साल तक लगातार वो गार्डन पिजम सटाइवम नाम के प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था. अब 1865 में उसने वर्क अपना पब्लिश किया था, बट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900 तक लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है. तो उसके पीछे के रीजन नंबर 1, अब हमें ऑब्वियसली पता है कि भाई 1865 मतलब उस टाइम पे कम्युनिकेशन वे जो था वो इजी नहीं था जितना आज है. शायद ये पहला रीजन था कि उसने अपना जो काम किया था वो वाइडली पब्लिसाइज्ड नहीं हो पाया था. तो एक तो कम्युनिकेशन वे इजी नहीं था. पॉइंट नंबर 2, अब मेंडल का कंसेप्ट था जीन का या तो फैक्टर का इन दी मेंडल्स वर्ड. मेंडल ने अपने वर्ड में उसको फैक्टर बोला था, आज हम लोग उसे जीन के नाम से जानते हैं. उसका कंसेप्ट ऐसा था कि स्टेबल और डिस्क्रीट या तो सेपरेट यूनिट है जो कोई भी ट्रेट के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, एंड उसके पास पेयर ऑफ एलील होती है जो कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होती है. तो ये जो भी आइडियाज था उसका, दिस आइडिया वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कॉन्टेम्पररीज. मतलब उसके टाइम पे जितने भी नंबर ऑफ साइंटिस्ट थे उन लोगों ने ये आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया था as an explanation for the apparently continuous variation seen in the nature. तो नेचर के अंदर वेरिएशन दिखने के पीछे मेंडल ने ये रीजन दिया था कि जीन या तो फैक्टर्स है जो स्टेबल या तो सेपरेट मैनर में जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, पेयर ऑफ एलिल कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं. तो ये सब कंसेप्ट उस टाइम पे लोगों को दिमाग में नहीं उतर रहे थे, तो लोगों ने उसको पागल समझा था कि ये कुछ भी बोल रहा. रीजन नंबर 3, अब 1865 में मेंडल के अप्रोच में यूटिलाइजेशन हुआ था मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का. टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फेनोमिना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम. अब आपको पता है आज के साल में लोग मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में फेल होते हैं. तो ये तो 1865 की बात है. तब के साइंटिस्ट के दिमाग में ये मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था. तो ये भी रीजन था कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था. रीजन नंबर 4, इन दोज डेज, मतलब 1865 की मैं बात कर रहा हूं, तो ये टाइम तो बहुत ही पुराना टाइम है. आपको शायद याद हो तो 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ था कि सेल के अंदर ऐसा कुछ होता है. 1865 में नाइदर द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के अंदर न्यूक्लियस का रोल क्या है वो भी पता नहीं था, नोर द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस वाज नॉन, कि न्यूक्लियस का रिप्रोडक्शन में रोल क्या है या तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का लोकेशन क्या है वो मेंडल लोगों को नहीं बता पाया था. एंड लास्ट फाइनली, दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर और जीन वाज डिस्क्रीट सेपरेट यूनिट. तो मेंडल चलो बोल रहा था कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फैक्टर या तो जीन है जो जनरेशन टू जनरेशन जाता. तो लोगों ने क्या पूछा, लाओ फिजिकल प्रूफ कहां पे. So he could not provide any physical proof for the existence of factor or say what they were made of. कि एक तो ये फैक्टर या तो जीन कहाँ पे है और वो किससे बने हैं, उसका वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया था.
शायद ये रीजन थे जिसकी वजह से उसका काम 1900 तक पब्लिश नहीं हुआ था। Now in 1900 3 scientists, Hugo de Rice, कार्ल कॉरेंस एंड वॉन टी शिरमार्क, तो ये तीनों ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया था ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। दूसरी बात, अब 1900 मतलब थोड़ा सा टाइम और डेवलप हो चुका था। सो ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी, कि भाई 1900 के बाद माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट होने लगा, that were taking place, the scientists were able to carefully observe the cell division. अब इसके बाद धीरे धीरे नंबर ऑफ साइंटिस्ट के दिमाग में माइक्रोस्कोप को यूज करके ये ख्याल आने लगे कि एक्चुअल में सेल का डिवीजन किस तरह से होता है। सो दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ वन स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, कि भाई न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर है दैट अपीयर्ड टू डबल एंड डिवाइड just before each cell division, कि कोई ना कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में होता है जिसके मटेरियल डबल होते हैं और डबल होने के बाद डिवाइड हो जाते हैं। कब? बिफोर सेल डिवीजन। तो वो स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया कि भाई वो है क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम इज द कलर्ड बॉडी एज दे वेर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब है अगर उसके ऊपर आप कोई स्पेसिफिक टाइप का केमिकल डालते हो तो वो क्या करेगा, क्रोमोसोम वो केमिकल को एक्सेप्ट करेगा एंड इट लुक्स लाइक अ कलर्ड बॉडी। तो सबसे पहले 1902 में क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट विद द सपोर्ट ऑफ डेवलपमेंट इन माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी के अंदर डेवलपमेंट आने की वजह से 1902 में मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होती है वो देखी गई। सो सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, वॉल्टर शूटॉन एंड थियोडोर बोवेरी। इन दोनों ने कंपैरिजन की किसके बीच में, नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। मतलब इन दोनों ने मिलजुल के क्रोमोसोम और जीन के बीच में बहुत सारा बिहेवियरल पैरेललिज्म है या तो सिमिलैरिटीज है, वो एक्सप्लेन किया। किसको यूज करके? यूज्ड द क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। ना अब आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले क्रोमोसोम इज मेड अप बाय डीएनए and DNA is made up by number of gene। तो अल्टीमेटली तो तीनों एक ही जैसे हैं। सो एक टेबल आपको दिया हुआ है जो शूटेन और बोवेरी ने दिया था, कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। पहला कैरेक्टर, अब वो चाहे जीन हो या क्रोमोसोम हो, बोथ आर अकर्स इन दी पैर्स। अब जीन भी पैर्स में होते हैं और क्रोमोसोम्स भी पैर्स में होते हैं। कैरेक्टर नंबर 2, सेग्रीगेशन उनका मतलब उनका सेपरेशन। सो सेग्रीगेशन और सेपरेशन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। आपको पता है, जैसे अगर आप ये लिखो कि भाई ये टॉल है, दोनों कैपिटल टी पर गैमेट में तो कोई भी एक ही जाएगा। सेम टू सेम प्रोसेस क्रोमोसोम के साथ होती है। क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। सिमिलैरिटी नंबर 3, कि अगर समझ लो जीन की 2 पेयर है या तो क्रोमोसोम की 2 पेयर है, सो इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। कि भाई पहला पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है। सो फर्स्ट का सेग्रीगेशन सेकेंड के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही कि भाई 2 क्रोमोसोम की अगर पेयर हो तो दोनों का जो सेग्रीगेशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली होता रहता है।
So chromosome forms a physical basis of factors or gene which determine the heredity of living organism. अब आप क्रोमोसोम बोलो, फैक्टर्स बोलो, जीन बोलो, सब एक ही है. तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन दी क्रोमोसोम्स, पर ये जीन्स किसके फॉर्म में होंगे? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. ये हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे उसके अंदर ज़्यादातर आपको पता चलेगा. सो अब आपको ये छोटा सा सेल डिवीजन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि G1 फेज के बाद आता है S फेज. S मतलब रेप्लिकेशन हो करके जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया. तो आप इन दोनों को कंपेयर करो तो जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका है. अब आता है मियोसिस 1 का एनाफेज. तो मियोसिस 1 के एनाफेज में 4 क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम अपने अपने पोल की ओर मूव होते हैं, क्योंकि मियोसिस 1 का दूसरा नाम है रिडक्शनल डिवीजन. अब तो मियोसिस 2 के एनाफेज में आपको दिख रहा है कि जो ये सेंट्रोमियर होगा उनका स्प्लिटिंग किया जाता है. तो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा तो दो दो क्रोमोसोम अपने अपने पोल की ओर मूव होंगे, और एट द एंड ऑफ मियोसिस वी गेट अ जर्म सेल्स. और ये जर्म सेल्स ऑलवेज आपको पता है कौन से होते हैं? हैप्लॉइड जर्म सेल्स. सो द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, पहले ही मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर मेंटेन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. एंड मियोसिस के टाइम पे रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं. तो आप देखो ये डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे हमें क्रोमोसोम के नंबर दिख रहे हैं 4, और 4 जो डॉटर सेल मिले तो वो दोनों चारों के 4 डॉटर सेल के अंदर कितने कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2 क्रोमोसोम्स. मतलब यहाँ पे डिवीजन कौन सा किया है? मियोसिस. और मियोसिस का दूसरा नाम हो जाता है रिडक्शनल डिवीजन. ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम्स हो या जीन्स हो, आपको मैंने पहले ही बताया, all are occurs in pairs. So two allele of a gene pair are located on the homologous site on homologous chromosome. Homologous, same लोकेशन. तो एक जीन के 2 एलील होते हैं, वो दोनों एलील होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ही लोकेटेड होंगे. Now, during anaphase of meiosis 1, the 2 chromosomes pairs can align at the metaphase plate independently of each other. Anaphase 1 का डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये आपको दिख रहा है कि ये 4 क्रोमोसोम्स है, पर चारों क्रोमोसोम आपको दिख रहा है सेल के सेंटर में आ चुके हैं. और सेल के सेंटर में आने के बाद जो प्लेट बनती है वो प्लेट का नाम आप साइंटिफिकली क्या देख सकते हो? मेटाफेज प्लेट, और वी कैन से दैट इक्वेटोरियल प्लेट. ओके, नाउ आपको स्क्रीन के ऊपर 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज दिखाई. अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज चालू हो रहा है मियोसिस 1 के एनाफेज से, पर उसमें कलर का कुछ ना कुछ चेंजेस है. आप यहाँ पे ऑरेंज येलो देख सकते हो, यहाँ पे भी ऑरेंज येलो है, पर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन और रेड है, और यहाँ पे रेड और ग्रीन आपको दिख रहा है. सो दोनों पॉसिबिलिटीज. सो टू अंडरस्टैंड दिस, कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम. तो लेफ्ट कॉलम में है पॉसिबिलिटी 1, जिसमें ऑरेंज एंड ग्रीन जो है वो सेग्रीगेट हो रहा है टूगेदर. अब पॉसिबिलिटी 1 देख लेते हैं. अब पॉसिबिलिटी 1 के अंदर ऑरेंज और ग्रीन, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ सेग्रीगेट हो रहा है, और येलो और रेड एक दूसरे के साथ सेग्रीगेट हो रहा है. सो मियोसिस 2 जो एनाफेज का है उसमें ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे, और आप लोग देख सकते हो नीचे जो जर्म सेल्स है वो चारों के चारों कैसे दिख रहे हैं.
तो कॉम्बिनेशन ऑरेंज और ग्रीन का है और यहाँ पे येलो और रेड का। बट अगर आप सेकेंड पॉसिबिलिटी देखो तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज के साथ रेड को रखा हुआ। मियोसिस 2 में भी ऑरेंज और रेड का एक दूसरे के साथ सेग्रीगेशन होगा और लास्ट में जो जर्म सेल्स बनेंगे उसमें ऑरेंज के साथ कॉम्बिनेशन किसका हुआ, रेड का, और यहाँ पे येलो के साथ कॉम्बिनेशन किसका हुआ, ग्रीन का। सो पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर ऑरेंज और ग्रीन एक दूसरे के साथ सेग्रीगेट हो रहे, बट इन द राइट हैंड कॉलम पॉसिबिलिटी 2 द ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटेड विथ द रेड क्रोमोसोम्स। सो फाइनली शूटोन and Boveri argued that pairing and separation of pair of chromosome would lead to the segregation of pair of factors they carried। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि जब भी क्रोमोसोम का पैरिंग या तो उसका सेपरेशन होगा, साथ साथ में पैरिंग एंड सेपरेशन होगा किसका, जीन या तो फैक्टर्स का। इसीलिए तो बोला जाता है क्रोमोसोम बोलो, जीन बोलो या तो फैक्टर्स बोलो, लगभग सब कुछ एक ही है। सो फाइनली शूटोन ने क्या किया कि शूटोन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, कि क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन का जो नॉलेज था उसको मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ जोड़ दिया एंड बनने वाली थियरी को क्या नाम दे दिया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि क्रोमोसोम बोलो या तो मेंडल ने दिए हुए जीन और फैक्टर्स लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नाउ ये शूटोन और बोवेरी ने जो थियरी दिया था इट वॉज ऑल्सो वेरीफाइड बाय वन साइंटिस्ट जिसका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। कभी कभार उसको TH मॉर्गन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, थॉमस हंट मॉर्गन ज़्यादातर थ्रू आउट देयर लाइफ उसने फ्रूट फ्लाई के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। सो ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर फ्रूट फ्लाई के ऊपर ये थॉमस हंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंट कर रहा था एंड फाइनली उसने क्या सजेस्ट किया, ही सजेस्ट दैट जीन्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर फैशन ऑन क्रोमोसोम्स। अब जीन्स की बात करो या क्रोमोसोम की बात करो तो जितने भी नंबर ऑफ जीन्स है वो लीनियर फैशन में किसके ऊपर अरेंज होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर। इसीलिए तो इन दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।